नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राजधानी दिल्ली के रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर को हुए भीषण कार ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने पुष्टि की है कि विस्फोटक से भरी हुंडई i20 कार में मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी उमर मोहम्मद था। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों से मैच कर गया। इससे साफ हो गया कि उमर ही इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। वहीं अब तक इस हमले में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। जांच में पता चला कि उमर नबी फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था और फरार चल रहा था। कार ब्लास्ट से 11 दिन पहले ही उसने हमले में इस्तेमाल होने वाली सफेद हुंडई i20 खरीदी थी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर के परिवार से पूछताछ की और डीएनए सैंपल लिए जो कार के मलबे में मिले अवशेषों से 100% मैच कर गए। सुरक्षा एजेंसियों की दबिश से घबराकर उमर ने कार में खुद को भी ब्लास्ट में उड़ा लिया। जांच में पता चला कि उमर तुर्की के अंकारा में बैठे हैंडलर के संपर्क में था। मार्च 2022 में कुछ संदिग्ध भारत से तुर्की गए थे जिनमें उमर भी शामिल था और उन्हें ब्रेन वॉश किया गया था। मामले की जांच एनआईए कर रही है। यह हमला व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है जिसमें पढ़े लिखे और डॉक्टर जैसे पेशे से जुड़े लोग शामिल हैं। पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद का भी इसमें कनेक्शन सामने आया है। कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घर से लेकर कार्यालय तक हर स्तर पर सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक को अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। नए प्रावधानों के तहत महिलाएं लिखित सहमति देने के बाद अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं। लिखित सहमति राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अलावा कारखानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधाओं के साथ ही सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य की गई है। इस निर्णय से महिला कर्मचारी अपनी सहमति से लगातार 6 घंटे तक बिना किसी अंतराल के कार्य कर सकती हैं। बयान में कहा गया कि महिलाओं के लिए ओवर टाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही की गई है जिसका भुगतान दोगुनी मजदूरी दर से किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को कारखाना और खतरनाक श्रेणी के उद्योगों में अपने जोखिम को आजमाने का भी बड़ा अवसर मिला है। योगी सरकार ने महिलाओं को सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में कार्य करने की भी अनुमति दी है, जबकि पहले महिलाओं को केवल 12 खतरनाक श्रेणी वाले कार्य करने की सीमित छूट थी। योगी सरकार का ये फैसला औद्योगिक विस्तार और तकनीकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देश को झकझोर देने वाली निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली को 18 साल बाद लुक्सर जेल से रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषमुक्त ठहराए जाने के बाद जेल प्रशासन ने उसकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की। जेल से बाहर आने पर मीडिया ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की लेकिन कोहली ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वह आजाद है लेकिन पीड़ित परिवारों में नाराजगी और निराशा साफ झलक रही है। मुख्य न्यायाधीश पीआर गवाई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने कोहली की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार करते हुए उसकी सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि साक्ष्य प्राप्त नहीं थे इसलिए कोहली को तुरंत रिहा किया जाए। कोहली के खिलाफ यह निठारी कांड से जुड़ा आखिरी केस था और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में उसे राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निठारी के पीड़ित परिवार हताश और आक्रोशित हैं। निठारी कांड के 96 से अधिक पीड़ित परिवार अब भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद हालांकि कानून ने कोहली को निर्दोष माना है लेकिन लोगों के दिलों में सवाल अब भी बाकी हैं। गुजरात के केवड़िया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कई मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर सरदार पटेल की वीरता और योगदान को याद किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने सरदार पटेल को नमन करते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और कहा कि उनकी प्रेरणा से हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात को हमेशा से देश को राह दिखाने वाला राज्य बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि पर धर्म की स्थापना की और महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। सरदार पटेल की इस पावन धरा पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की एकता की प्रतिमूर्ति है। पीएम मोदी ने विरासत, विकास और गरीब कल्याण की परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की एकता की प्रतिमूर्ति है और यह पीएम मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विरासत, विकास और गरीब कल्याण की परंपरा को बढ़ाकर वर्तमान पीढ़ी को न केवल नई प्रेरणा दी बल्कि देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य भी दिया है।
एकता की प्रतिमूर्ति सरदार साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम है। उनकी विजनरी लीडरशिप में भारत अपनी विरासत को कैसे सम्मान दे रहा है, कैसे उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप अपने महापुरुषों के गौरवशाली विराट व्यक्तित्व के अनुरूप आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना रही है। यह पिछले 11 वर्षों में पूरे भारत ने नजदीक से महसूस किया है। गुजरात में जब हम आते हैं, मुझे 2018 में भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय कुछ ही दिन हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया था, और आज दूसरी बार मैंने यहां पर आकर के देखा है, पिछले 7 वर्षों में जो परिवर्तन यहां पे हुआ है, वास्तव में एक वीरान जगह को टूरिज्म के, वर्ल्ड टूरिज्म के एक बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है, यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर के तट पर हुआ विकास का यह कार्य और उसे विभिन्न प्रकार के टूरिज्म के मैप पर ला करके आज भारत प्रकाश पर्व के माध्यम से जो एक कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ हुए हैं, यह उसका एक उदाहरण है। और मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। विश्व कप विजेता दीप्ति शर्मा के स्वागत में आज पूरा आगरा जश्न मना रहा है। शहर में भव्य रोड शो और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दीप्ति शर्मा आगरा के गौरव हैं, उनके स्वागत पूरे सम्मान और उत्साह के साथ किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने रोड शो के समय यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक रूट भी तैयार किए। रोड शो की शुरुआत आवास विकास स्थित होटल भावना क्लार्क्स इंज में दोपहर 12 बजे हुई और मार्ग में जगह जगह स्वागत मंच, स्कूल कॉलेज के छात्र और खेल प्रेमी मौजूद रहे। पूरे रूट पर देशभक्ति गीतों और बैंड बाजों की धुनों से माहौल देशभक्ति और उत्सव में डूबा रहा। स्टार नेक्स्ट अकादमी पर रोड शो का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। वहीं आयोजन को लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और इसके अलावा डीएसपी दीप्ति शर्मा के लिए पुलिस विभाग की ओर से भी गुरुवार शाम पुलिस लाइंस में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान दीप्ति को विभाग की ओर से समृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। आगरा प्रवास के बाद दीप्ति शर्मा लखनऊ के लिए रवाना हुई और वहीं डीजीपी राजीव कृष्ण उनसे मुलाकात कर उन्हें सम्मानित करेंगे। यूपी के सरकारी अनुदान पात्र मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को कैबिनेट में रखा जाएगा। यूपी में अनुदानित मदरसों में अब उनका मैनेजमेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सकेगा और भर्ती का यह अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाएगा। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के विचार के लिए रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए थे। प्रदेश में वर्तमान में कुल 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की कुल संख्या 9,899 और 8,367 है और इन कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार 1 जनवरी 2016 से वेतन और भत्ते प्राप्त हो रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक अब तक मदरसों में जितने शिक्षकों की भर्ती हुई है वह उसे उनके प्रबंधन नहीं किया है। यहां तक कि अगला वेतनमान भी प्रबंधन के फैसले पर ही दिया गया। वे भविष्य में अनुदानित मदरसों के प्रबंधन से यह अधिकार वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा मदरसों के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जाएगा। मदरसों में भी अब यूपी बोर्ड की तरह विषय पढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जिले के एक युवक नफीस की हत्या उसके ही चचेरे भाइयों ने कर दी। मामला तब तक और दर्दनाक बन गया जब नफीस की हत्या उसकी मां के जनाजे के बाद ही हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नफीस ने अपने परिवार की मर्जी के बिना अपनी भाभी से शादी की थी, यानी उसने अपने चचेरे भाई की पत्नी से लव मैरिज की और यह शादी परिवार को कतई मंजूर नहीं थी। इसी रंजिश ने
नफीस की जिंदगी छीन ली। मां का इंतकाल और मौत के बाद नफीस सहारनपुर से अपने गांव लौट आया और मां के जनाजे में नमाज अदा करने के बाद जब वह कब्रिस्तान से घर लौट रहा था तभी उसके चचेरे भाई शौकीन, रईशो, मुस्तकीम, मोहसिन और शमीम ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि सभी ने नफीस को ईंटों और डंडों से बेरहमी से पीटा। हमले के दौरान नफीस ने दम तोड़ दिया। खबर मिलते ही पूरे इलाके में मातम फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बागपत पुलिस ने जानकारी दी कि हत्या के मामले में मुख्य आरोपी शौकीन समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली में बम धमाकों के बाद हाई अलर्ट पर हापुड़ पुलिस ने पिलखुआ में 2 अलग अलग घटनाओं में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किए हैं। उनके पास से 2.5 किलो विस्फोटक सामग्री, सल्फर पाउडर और 38 किलो प्रतिबंधित हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बरामद किया गया है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम और विष नियंत्रण नियम के तहत मामले दर्ज किए हैं और जांच की जा रही है। जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। सल्फर को आवारा पशुओं को भगाने के लिए खेतों में लाया गया था, जबकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कान साफ करने की आड़ में लाया गया था। विस्फोटक अधिनियम 1908 और उत्तर प्रदेश विष नियंत्रण नियम 2015 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। बरामद सामग्री को नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं और पुलिस अब इनके अवैध परिवहन और तस्करी के पीछे के बड़े नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने जनता से भी अपील की है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, जैसे कि रसायन ले जाते हुए अज्ञात वाहन या तेज गंध वाली सामग्री ले जाते हुए व्यक्ति, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। हम इस तरह की कार्रवाई के माध्यम से जिले को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये आपको जानकारी है कि ये इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत हाई अलर्ट होकर के जो रोड पर चलने वाले वाहन हैं उनकी और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही है। कुछ हाल में जो घटनाएं हुई हैं उसी के मद्देनजर ये भी निश्चित है कि इसके बाद इसके परिणाम अच्छे मिलने थे। हमको जनपद हापुड़ में इसके कुछ अच्छे परिणाम मिले हैं, जो हम लोगों ने टोल पर चेकिंग करी है या और दिल्ली से आने वाले रास्तों पर चेकिंग करी है। इसमें पिछले दिनों में 3 घटनाएं हमको जो है 3 बरामदगियां हमारे पास हुई। सबसे पहले तो आपने बताया कि जो एसिड की बरामदगी हुई है, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, जो कि प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि जो कांच वगैरह की सफाई में और कांच के काम में जो उसकी डिजाइनिंग में ये प्रयोग में लाया जाता है। तो एक शोएब नाम का व्यक्ति जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है, इसको लेकर के आ रहा था, लेकिन ये कोई इसका लाइसेंस नहीं दिखाया जा सकता और चूंकि ये विष अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई करी गई है, गिरफ्तारी करी गई है और पूछताछ करी जा रही है कि कहां पर इसकी बातों की तस्दीक करी जा रही है। कितना एसिड था ये, कहां से लेकर? ये 35 लीटर बताया गया है डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी कुछ एसिड और उसमें जो उसको पानी मिला करके डाइल्यूट करते हैं, जैसा कि अभी प्राथमिक रूप से जानकारी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अभियोग पंजीकृत किया, FIR लिखी गई है और इसमें विवेचना के बाद में सारे तथ्यों की जानकारी होगी। प्रथम दृष्टया ये दिल्ली में पहाड़गंज से लेकर के आ रहे थे और ये कांठ के रहने वाला ये व्यक्ति है और हापुड़ में कांच की डिजाइनिंग का कार्य करता है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।